हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह जजमेंट 498A के केस से संबंधित है और अभी 31 अगस्त 2023 को यह जजमेंट डिलीवर किया गया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A के केस के मिसयूज को लेकर के बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की हैं और इस केस के फैक्ट में हम देखेंगे कि इसमें जो मुल्जिमान हैं उनमें से एक एक्यूज्ड तो खुद जुडिशियल ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, कि इसके फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके की टिप्पणियां की गई और किस तरीके का जजमेंट डिलीवर किया। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट पे एक नजर डालते हैं। यह मामला मध्य प्रदेश का था। 2007 में एक शादी होती है। महिला जो थी वो टीचर थी और उसका जो हस्बैंड था वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, एडिटिंग वगैरह का जॉब करता था। शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। महिला अपने ससुराल पक्ष का घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और कुछ सालों के बाद एफआईआर दर्ज करा देती है। एफआईआर में यह आरोप लगाती है कि शादी के समय ही देवर के द्वारा एक कार की मांग की गई थी। उसकी सारी ज्वेलरीज को देवर के द्वारा ये कहकर ले लिया गया था कि वो लॉकर में रखवा देगी। मुंबई में अभी रहने के लिए घर नहीं है। मैं यहाँ पे आपको यह भी बताता चलूँ कि शादी के बाद जब विदा होकर के महिला अपनी ससुराल आती है तो चूंकि उसका हस्बैंड मुंबई में जॉब करता था फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए कुछ दिन वो सास ससुर के साथ रुकने के बाद मुंबई चली जाती है। तो मुंबई जाते समय ही उस महिला के द्वारा आरोप लगाया जाता है एफआईआर में। तो ये कहा जाता है कि जब वो मुंबई जा रही थी तब उसके देवर ने उसकी सारी ज्वेलरी ले ली, ये कहकर ले ली कि मुंबई में अभी घर नहीं है, हम इसको लॉकर पे रखवा देंगे। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहने लगती है। तो मुंबई में उसके हस्बैंड के द्वारा उसके साथ इल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, हरेसमेंट शुरू कर दिया जाता है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। एफआईआर में वो यह भी एलिगेशन लगाती है कि सास गोल्ड चेन की मांग करती थी, गोल्ड की इयरिंग की मांग करती थी और भी गोल्ड ज्वेलरी की मांग करती थी और 2 लाख रुपए कैश की डिमांड का भी एलिगेशन लगाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, और महत्वपूर्ण एलिगेशन लगाते हुए कहा जाता है कि जब वह वापस मुंबई से ससुराल आई सास ससुर के पास, तो उसको पेइंग गेस्ट की तरीके से रखा जाता था। उसको इस तरीके से रखा जाता था जैसे कोई मेहमान, उसको रहने के लिए अलग कमरा भी नहीं दिया जाता था। इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए 2009 में 2 देवर, सास और पति के खिलाफ 498A आईपीसी और 3/4 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये जितने भी आरोपी थे इन सबको सेशन कोर्ट से इंटरिम बेल मिल जाती है। इंटरिम बेल पे रिलीज होने के बाद सारे आरोपियों के द्वारा 482 सीआरपीसी की रिट फाइल की जाती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये 2 क्रिमिनल मिसलिनियस रिट दाखिल करते हुए एफआईआर को क्वेश करने के लिए प्रेयर की जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक आरोपी जुडिशियल ऑफिसर था, तो ये जो 2 देवर थे उनमें से एक देवर जुडिशियल ऑफिसर था। तो इस तरीके से आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, 482 दाखिल की गई एफआईआर क्वेश कराने के लिए और 482 खारिज कर दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस 482 रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन फाइल की गई और इसी दौरान पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट पारित किया गया। साथियों, ऑनरेबल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील 2 क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। एक क्रिमिनल अपील नंबर 1456/2015 और 1457/2015। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि महिला ने जो एफआईआर में एलिगेशंस लगाए थे उनमें से एक और महत्वपूर्ण एलिगेशन था।
उसने एफआईआर में लिखाया कि जब वो मुंबई में अपने पति के साथ रह रही थी तो उसको एक डायरी मिली अपनी पति की, और उस डायरी में लिखा था कि उसके पति के कई महिलाओं के साथ रिलेशंस हैं। तो यह भी आरोप लगाया गया था। दोस्तों, डिफेंस काउंसिल के द्वारा जो आर्गुमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि महिला शादी के बाद सिर्फ 2 वर्षों तक ही ससुराल में रही, इसके बाद वो अपने पति के साथ मुंबई चली गई। कभी कभार त्योहारों में सिर्फ बातचीत तक ही संपर्क रहता था, इसके अलावा कोई संपर्क नहीं होता था। आर्गुमेंट में यह भी कहा गया कि जब वो पति को छोड़कर अपने मायके चली गई अपनी मर्जी से, तो पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया गया, और जब डाइवोर्स का केस फाइल हो गया, इसके बाद महिला ने 498 की एफआईआर दर्ज कराई। यह भी कहा जाता है कि देवर, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर था, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में और एंटी करप्शन ब्यूरो में एक गोपनीय कंप्लेन भेजी गई थी। आगे जब केस चला तो उस महिला ने एडमिट किया कि वह कंप्लेन उसी के द्वारा भेजी गई थी। तो इस बात को इंगित करते हुए यह आर्गुमेंट किया गया कि पर्सनल एनिमिटी के जरिए इन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई। अब दोस्तों, यह आर्गुमेंट किया जाता है और इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जबरदस्त केस ला का जिक्र किया जाता है। एक केस कहकशां कौसर इलियास सोनम बनाम स्टेट ऑफ बिहार, पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें कहा गया था कि अगर आरोप साधारण और सामान्य किस्म के हैं तो नहीं चलेगा। दूसरा एक केस प्रीति गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को पूरे परिवार को फंसाने की टेंडेंसी सी आ गई है डाउरी के केस में। और ये भी कभी लेटेस्ट जजमेंट आया 482 के बारे में, मोहम्मद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कहा गया कि अगर एनिमिटी, दुश्मनी, अल्टेरियर मोटिव के साथ कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है तो वह नहीं चलेगी। अब इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए, पूरे मामले को फर्जी बताते हुए चार्जशीट और एफआईआर को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे केस को देखा जाता है, चार्जशीट और केस डायरी में जो एविडेंस थी उसको देखा जाता है, डिफेंस काउंसिल और जो सरकार की तरफ से एडवोकेट ने आर्गुमेंट किया था उसको देखा जाता है। इस तरीके से दोनों पक्षों की आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि आरोप साधारण व सामान्य थे। देवर के खिलाफ जो गुमनाम शिकायत दर्ज कराई गई, यह कृत्य दुश्मनी का संकेत देने वाली परिस्थितियां हैं। तलाक के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि शिकायत में देवरों के द्वारा उत्पीड़न किए जाने का कोई विशेष उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया। सास व देवर जो अलग अलग शहरों में रहते थे, उन्होंने कब प्रताड़ित किया, कैसे प्रताड़ित किया, कब दहेज की मांग की, इस बात का कोई खुलासा पूरी केस डायरी में नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप दूर की कौड़ी और असंभव साबित होते हैं। और इस तरीके की टिप्पणी करते हुए चार्जशीट को, ध्यान रखिए, एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए थे लेकिन चार्जशीट आ गई थी, तो उस चार्जशीट को भी, यानी जो प्रोसीडिंग चल रही थी लोअर कोर्ट में, इस पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया जाता है साथियों। तो इस तरीके से 498A के मिसयूज के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। मैं समझता हूं कि अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हैं, आप एडवोकेट हैं, तो यह जानकारी आपके जरूर काम आएगी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।